सबको, हम लोगों को तो बहुत हल्की हल्की याद है, आपको तो, आप तो पत्रकारिता में थे उस दौर में। राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी मानव बम विस्फोट में, 21 मई 1991 की घटना है। उस घटना के तकरीबन 21 साल बाद, आज 18 मई है, 31 साल बाद एक अभियुक्त की रिहाई का फैसला, और वो रिहाई का फैसला तब, जो भारत के सिस्टम के नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो रिहाई का फैसला किया है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ न्याय व्यवस्थापिका के आपसी जो द्वंद्व है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच, आपने वो भी सुना होगा कि एक राष्ट्रपति पोस्टल बिल को पॉकेट में लिए, पॉकेट वीटो की तरह पॉकेट में लेकर के पहले रिटायर हुए, फिर बाद में 1994 में दुनिया से भी चले गए थे। तो इस तरह की व्यवस्था में एक आम आदमी या एक अभियुक्त या एक आरोपी भी यदि पिसता है, तो क्या न्यायपालिका ने इस पर एक ठीक फैसला किया है? आप म्यूट है सर। अभिषेक जी, जब हमारा संविधान लिखा गया था तो संविधान निर्माताओं ने, जो एक पूरी कमेटी थी जिसके अध्यक्षता बाबा साहेब आम्बेडकर कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस संविधान को जो हम लागू करने जा रहे हैं, इसमें राजनीति इतनी गंदी होगी कि जिन चीजों का कुछ प्रावधान समय का नहीं किया है कुछ एक्ट में, इसकी वायलेंस ढूंढते हुए नेताओं की राजनीति पनपती रहेगी। सवाल है कि कोई भी आदमी को जब फांसी की सजा होती है, तो फांसी की सजा सुनने के बाद उसका मानसिक रूप से उत्पीड़न शुरू होता है जी। आप उसके सारे ऑप्शंस जितने हैं जल्दी जल्दी करिए, खत्म करिए और उसको फांसी देके नक्की करिए। या आपको लगता है इसको आजीवन कारावास में बदलना है तो बदल के नक्की करिए। एक फांसी के व्यक्ति को, जिसको फांसी हुई है, 11 साल तक यदि कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, मैं नहीं मानता इस देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल इतने बिजी होते हैं कि 11 साल तक उनको टाइम ही नहीं मिला, वो रिजेक्ट कर देते। यदि आपको नहीं उसमें चेंज करना था तो रिजेक्ट कर देते। तो 11 साल तक जो आदमी रोज मर रहा है कि कल फांसी, परसों होगी, अब अगले महीने होगी, अब अगले महीने होगी, उस उत्पीड़न को फांसी के सजा से बड़ा उत्पीड़न माना जाता है और मानवता की दृष्टि से वो बहुत गलत है जी। इसलिए हाईकोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेष अधिकार का उपयोग किया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, चेन्नई विधानसभा का, मतलब मद्रास तमिलनाडु विधानसभा का भी प्रस्ताव जो है उसका भी रेफरेंस दिया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में भी इनकी सजा माफ करने का प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि 19 साल की उम्र में जो सजा काटने लगा है, आज 37 साल हो गए सजा काटते काटते। उसके बाद ये जो एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग कमेटी, MDMA, उसने पिछले 37 साल का लेखा जोखा देखा कि क्या कोई सजा होते हुए या पैरोल पे जब बाहर निकले तब इस आदमी से ऐसा कुछ काम हुआ जिसे हम गैर कानूनी कह सकते हैं। जब वो एक सामान्य सभ्य इंसान की जिंदगी कोर्ट व जेल में भी जी रहा था और पैरोल पे भी जी रहा था, तो उसको सुधरने का एक अधिकार है। वो अधिकार जब उसको है तो ऐसा तो नहीं कि वो बाहर आने के बाद, जैसा अभी वो टेनी महाराज का लड़का जमानत पे बाहर था तो वो मूंछ पे ताव दे दे के लोगों को बता रहा था कि देखो मैं क्या हूं। ऐसा तो कोई इसका नहीं आया। या एक जो हत्याकांड बार में हो गया था और एक पॉलिटिकल का लड़का सजा भोग रहा था, वो पैरोल पे आने के बाद फिर एक बार में झगड़ा कर बैठे तो उसका पैरोल कैंसिल किया गया। जेसी का हत्याकांड की बात मैं कर रहा हूं जी। यदि जेसी का हत्याकांड का आरोपी बाद में छूट सकता है तो फिर इस हत्याकांड का आरोपी क्यों नहीं? जेसी का हत्याकांड के आरोपी पे तो पैरोल पे छूटने पे बदतमीजी और झगड़ा करने का भी आरोप था, इस पे तो वो भी नहीं है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं आज, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ऑलरेडी ये कह दिया था कि
जो हमारे पिता के हत्यारे हैं उनको हमने माफ कर दिया। हम उन्होंने जितनी सजा भोगी वो भोग ली। तो ये भी कॉग्निजेंस कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति का, जब वो लिख रहे होंगे ये निर्णय, वो था कि ये निर्णय जब हम करेंगे तो शायद इसके खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग उत्पीड़ित है, मतलब कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार, जिन्होंने जब बेटी और बेटा जिनने अपना पिता खोया है, उन्होंने भी मानवता का दृष्टिकोण दिखाते हुए अपना बड़े दिल का परिचय दिया। मैं बार बार कहता हूं, सीना बड़ा होने से काम नहीं होता, उस सीने में एक दिल होता है, वो बड़ा होना चाहिए। 56 इंच के सीने में यदि 6 इंच का दिल हो, लेकिन अशोक वानखेड़े जी, नहीं की जा सकती। आप जो बात कह रहे हैं, ये निर्णय जो है, इसको मैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचने के लिए इनको एक जगह होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं अशोक वानखेड़े, कोई पॉलिटिशियन जो वृद्ध अवस्था में है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार ले रहा है, उसके ऊपर बकरी चोरी के और ऐसे आरोप लगाते हुए आप उसको लगातार जेल में रखते हैं जी, क्योंकि वो आपकी विचारधारा में नहीं बैठता। नहीं, आपने जो बात कही, समय आया नहीं है कि बड़ा दिल लगाने की जब बात होती है। नहीं, मेरा सवाल ये है अशोक वानखेड़े जी कि बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें तो माफ कर दिया, बेचारे गुजराल साहब की क्या गलती थी कि गुजराल साहब को इसकी सत्ता को कुर्बान कर दिया गया? मैंने कहा ना, वो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। हम राजनीति करते हैं किसके ऊपर? हम जनता के ऊपर राजनीति करते हैं ना। तो यदि जनता सर्वोपरि है, संविधान से लेकर, हमारा संविधान तो बहुत यूनिक है विश्व में, जनता ने जनता को समर्पित किया हुआ संविधान है। तो इसमें यदि जनता की बात करते हैं, यदि ह्यूमन की बात करते हैं, तो मानव की बात करते हैं, तो फिर मानवीयता तो आनी चाहिए ना जी। किसी कुत्ते ने किसी को काटा, उसके बाद लोग कुत्ते को मारने लगते हैं, तो 4 लोग आके ये भी कहते हैं कि अरे वो जानवर है यार, बेजुबान जानवर है, उसको नहीं समझता, कितना मारोगे जी, तुमको थोड़ा संभल के चलना था। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, इस देश के एक इंसान को फांसी की सजा 11 साल तक पेंडिंग है। आप कह रहे हैं कि कुत्ते ने किसी को काट लिया तो कितना मारोगे, जानवर है। इस देश के एक मुख्यमंत्री तो ये भी कहते थे गुजरात के दंगों के बाद कि न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन हो रहा है दंगे को। आप वो टिट फॉर टैट की बात करते हैं। नहीं, तो आप गुजरात के जब मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी बात कर लीजिएगा, जिन्होंने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ वैसे ऐसे हादसे होते रहते हैं जी। सवाल ये है कि फिर आप नेता किस बात के? यदि मुख्यमंत्री का काम लॉ एंड ऑर्डर संभालना है और बड़े हत्याकांड हो जाते हैं, तो न्यूटन का लॉ मत अप्लाई कीजिएगा जी। मैं नहीं कर रहा। ऐसे न्यूटन के लॉ तीनों यदि वर्तमान सरकार को अप्लाई करने लगे तो ये सरकार हर तीसरे दिन गिरेगी भाई। अशोक वानखेड़े जी, चर्चा अक्सर होती है इस देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुधार की, लेकिन आज जो ये मुद्दा राजीव गांधी हत्याकांड के एक सजायाफ्ता व्यक्ति की रिहाई का है, और उसके साथ साथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही नहीं, यहाँ जिसको हम कह सकते हैं टर्म पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सजायाफ्ता कैदियों के उनके आचरण के आधार पर कई राज्यों में रिहाई होती है, कैबिनेट रेकमेंड करती है और गवर्नर उन्हें माफी देते हैं। क्या उस सिस्टम पर भी एक बार फिर से रिलुक करने का वक्त आ गया है? दोबारा उसको पुनरीक्षण का वक्त आ गया है? म्यूट है आप। बिल्कुल आ गया है, और इसमें पॉलिटिकल इतना होता है कि मुझे याद है कि सुशील कुमार शिंदे जब गवर्नर थे तो उन्होंने गवर्नर के अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ कांग्रेसियों को सजा माफ कर दी थी, तो वहां के हाईकोर्ट ने गवर्नर के फैसले को उल्टा दिया था जी। ऐसे भी प्रकरण है। न्यायपालिका में जब राजनीति घुसेगी, का जिक्र कर रहे हैं आंध्र प्रदेश का? हाँ, आंध्र प्रदेश वाले मामले का ना, आंध्र प्रदेश वाले मामले का, जब गवर्नर थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक न्यायपालिका, न्यायदान और राजनीति, इसको अलग अलग करना चाहिए। अब किसी राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन जाता है तो वो राष्ट्रपति कौन से पार्टी का है ये देखा जाता है, फिर वो रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दे। मेरा कहने का मतलब है यदि राजनीतिक भी डिसीजन लेना है आपको,
कि राजीव गांधी के हत्यारे को आपको नहीं देना है माफी, तो डिसीजन लेके नक्की करिए ना जी। 11 साल तक आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, 2 राष्ट्रपति चले जाते हैं होके। मतलब यदि मैं ये कहूं तो ये बहुत लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूं। क्या उन 11 सालों में हमारे देश के राजनीति, आपने ध्यान दिया होगा कि लोग रख लेते हैं गवर्नर की राष्ट्रपति मैं के वही कह रहा हूं आपको कि क्या हमारे देश के राष्ट्रपति और गवर्नर 11 साल में जो हुए हैं, जिनके पास फाइल पड़ी थी, ये वो इतने मूढ़ दिमाग के थे, इतने नासमझ थे कि डिसीजन ही नहीं ले पाए। ये बात आप गलत कर रहे हैं। ये बात आप इसलिए गलत कर रहे हैं कि सतपाल मलिक ने रामनाथ कोविंद को लेटर भेजा और 2 चिट्ठी पत्री में पूरा 370 का सेक्शन भी एबॉलिश हो जाता है घंटे 2 घंटे में। कैसी बात आप कह रहे हैं कि मैंने क्या कहा आपको? मैं रामनाथ कोविंद की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं उन 11 साल की बात कर रहा हूं जब राष्ट्रपति और गवर्नर थे जिनके पास ये फाइल पड़ी हुई थी जी। मैंने तो अभी चेक भी नहीं किया कौन राष्ट्रपति थे, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। लेकिन क्या हम राष्ट्रपति और गवर्नर ऐसे मूढ़ व्यक्ति को बनते हैं, देखते हैं कि जिनको ये फाइल समझने में 11 साल लगते हैं, हाँ या ना कहने में 11 साल लगते हैं, रिजेक्ट कर दीजिए आप। राष्ट्रपति माफी नहीं देंगे, काम खत्म। फांसी की सजा के लिए वो ठीक। प्रताड़ना क्यों जी, प्रताड़ित क्यों किया जाता है, प्रश्न वो है। और जो राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, जेसिका मर्डर केस की जो बात मैं कर रहा था, वो लोग जब फांसी की सजा उस पे हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद वो छूट जाते हैं कोर्ट से जी, उनकी सजा माफ की जाती है क्योंकि वो बड़ा एक पॉलिटिकल फैमिली है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पीछे पैसे वाला फैमिली है, तो फिर वो अधिकार उसको भी होना चाहिए, जो राजीव गांधी के जो हत्यारा है उसको भी। और उसका तो चाल चलन अच्छा है, इसका तो चाल चलन में भी गड़बड़ था, पैरोल पे निकला तो इनने माराकुटी की थी जी। तो सवाल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का है। एक बार सजा हो गई, ये लीगल मैटर है, इसको लीगल दृष्टि से देखना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। मेरा तुम्हारा ये क्या होता है, मैंने इसीलिए कहा, मैं बुलडोजर, मैं श्वेता जी के बिल्कुल मानता हूं। श्वेता जी की स्वयं घर में हत्या हुई है, उसमें न्याय देने में यदि इतनी तकलीफ होती है और एक पत्रकार होते हुए अपने घर के अपने भाई की हुई हत्या के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, तो फिर क्या ये पूरा सिस्टम ही पॉलिटिकल है? तो फिर न्यायपालिका भी पॉलिटिकल हो गई, एग्जीक्यूटिव भी पॉलिटिकल हो गई, मीडिया तो पॉलिटिकल हो ही गया है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं हम। तो फिर ये बंद कर दीजिए, सारे कोर्ट्स बंद कर दीजिए, एग्जीक्यूटिव बंद कर दीजिए, बस एक मुख्यमंत्री चुनाव जीत के आएगा और वही तय करेगा किसको लट मारना है, किसका घर गिराना है, किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं अशोक वानखेड़े जी, जनता भी तो उस दिन जश्न मना रही थी जिस दिन हैदराबाद में एक रेप के बाद, एक बलात्कार की घटना के बाद पुलिस ने खुद ही जुडिशरी का काम शुरू किया और 4 लोगों को पकड़कर गोली मार दी। पूरे देश में जनता ये क्यों करती है? जनता ये क्यों करती है? आपने तो हैदराबाद का कांड बताया जिसमें जनता जश्न मना रही थी। मैं नागपुर का एक केस आपको बताता हूं। नागपुर के एक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय गुंडा जिसका चाहे उसका बलात्कार करता था और ऐसी सेटिंग थी उसकी सब दूर, पुलिस से लेकर न्यायपालिका तक, कि एक 15 दिन में फिर जमानत पे छूट के आता था, फिर जिसका मन चाहे जिसी में घर में घुस के बलात्कार करता था। ऐसा ही एक बलात्कार उसने किया फिर, और कोर्ट में उसकी पेशी हुई जी। उस पूरे क्षेत्र से 150 महिलाएं इकट्ठा हुई, कोर्ट रूम में खड़ी थी, और जैसे ही वकील ने जैसे ही पुलिस ने उसको प्रेजेंट किया जज के सामने, वो 150 महिलाएं टूट पड़ी उसके ऊपर, और जो घर में प्याज काटने की जो चाकू छुरी जो घर का साहित्य होता है किचन का, उसकी उस शस्त्रों से कोर्ट के सामने, जज के सामने हत्या की गई। तब एक सवाल उठा था, क्या न्यायपालिका जमानत देते समय देख सकता है कि ये जमानत देने के बाद ये आदमी क्या करता है, और यदि करता है तो उसको फिर से जमानत क्यों मिलती है जी?
जब न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तो लोग न्यायदान स्वयं करने लगेंगे। जब पुलिस का विश्वास उड़ गया कि हम बलात्कारी को पकड़ने के बाद भी यदि वो सरकार न्यायपालिका पैसा खा के उसको छोड़ देती है तो फिर न्यायदान होगा। इसमें न्यायपालिका भी उतनी दोषी है। अपने यहाँ निर्भया कांड हो गया जी। अब निर्भया कांड में वो बच्चा नाबालिग है कि बालिग है, इसी के ऊपर बहस चल रही है। सवाल है कि एक अपराध हुआ है और घिनौना अपराध हुआ है। मैंने इसीलिए तो कहा शुरुआत में ही कि हमारा संविधान लिखते समय संविधान निर्माताओं ने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में यहाँ ऐसे राजनीति में इतने खुरापती और बददिमाग लोग आएंगे कि इसमें से गलियां ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसी गलियों का फायदा उठाते हुए ये तमाम लोग निकल जाते हैं जी। तो ये सारी चीजें आज हम उस बात को लेके है कि न्यायपालिका ने अच्छा किया, चलो उसका प्रताड़ना हो रही थी, उसको रिलीफ दिया। 19 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ, 37 साल जिंदगी के निकल गए। लेकिन ये जो है ये समाज के हर क्षेत्र में बुलडोजर से लेके पुलिस स्टेशन में होने वाली प्रताड़ना से लेके एफआईआर दर्ज होने से लेके भ्रष्टाचार के मामले में लोग पकड़े जाते वहां तक के लेके हमारे यहाँ आज पुलिस सिस्टम है। आज एक हत्याकांड जैसा अभी साहब ने कहा, एक हत्याकांड में एक आरोपी जमा हुआ, 15 साल तक वो हत्याकांड चलता रहा। 15 साल के बाद वो आरोपी बरी हो जाता है, केस क्लोज हो जाता है। लेकिन उस अज्ञात की आदमी की हत्या हुई, ये तो सही है, सच्चाई है। यदि जिसको पकड़ा वो छूट गया तो फिर हत्या किसने की, इस पे मौन है। तो आप हत्या करो, पैसा देके आप किसी और को अरेस्ट करवा लो, 20 साल बाद वो छूट जाता है। ओरिजिनल हत्यारा कहां है? क्या कभी पुलिस डिपार्टमेंट पे कोर्ट ने कहा कि अशोक वानखेड़े के पर हत्या का मुकदमा 20 साल चला, उसके बाद वो बाइज्जत बरी रिहा किया जाते हैं और उन तमाम पुलिस अधिकारियों को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको अरेस्ट किया जाता है क्योंकि एक आदमी के 20 साल आपने खराब कर दी जी। वो अपने आप को एहसानमंद मानता है कि मैं छूट गया। सवाल छूटने का नहीं है भाई, सवाल उस 20 साल के हिसाब का कौन देगा। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में आप मुसलमान को, लड़के को उठा के ले आए, 15 साल बाद आपने कहा कि इनका दोष नहीं था, तो 15 साल का क्या हुआ, उसका हिसाब कौन देगा? न्यायपालिका ने कभी इस पर विचार किया है? और ये तमाम बातें हैं कि जिसका जवाब देना होगा भाई। इस केस से पुलिस सिस्टम को, जुडिशरी को इसी बात पे भी चीजें देखनी होगी। बलात्कार से आरोपी मुक्त हो जाता है, बलात्कार तो हुआ तो फिर किया किसने गुरुजी? ये तो बड़ा अच्छा रास्ता हो गया। आप बलात्कार करो, किसी और को अरेस्ट करवा दो, बाद में वो छूट जाएगा, केस बंद हो जाएगा। उस लड़की का क्या जी, जो 20 साल तक न्याय के लिए ढूंढ रही है, फिर वो आत्महत्या कर लेती है आरोपी छूट गए करके। कई निर्णय ऐसे मैंने सुने हैं, मैंने पढ़े हैं अभिषेक जी, जिसमें न्यायपालिका कहती है, न्यायाधीश कहते हैं कि हमें मालूम है कि इसने गुनाह किया है जी, लेकिन पुलिस ने केस इतना वीक किया है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए उसको छोड़ना पड़ता है। अशोक वानखेड़े जी, आपने एक बड़ा मौजूद सवाल उठाया कि राजीव गांधी के परिवार ने माफ कर दिया। क्या उनके सिक्योरिटी ऑफिसर 17 लोगों की जान गई थी? प्रदीप गुप्ता के परिवार ने माफ किया? क्या बाकी 15 लोगों के परिवार ने उन्हें माफ किया था? और यदि 17 में सिर्फ एक परिवार ने माफ किया था तो क्या हक बनता है कि इस मामले में इस व्यक्ति को रिहा किया जाए? क्यों नहीं उसे फांसी की सजा या दूसरी सजा जो भी मिली हो उस सजा को उसे मुकम्मल होने तक रखा जाए? अभिषेक जी, मैंने ये नहीं कहा, अभिषेक जी आपने शायद गलत सुना। मैंने ये नहीं कहा, या जो
सर बैठे हैं, उन्होंने भी ये नहीं कहा। हमने कहा ये वन ऑफ द, इसका जिक्र भी नहीं किया कोर्ट ने अपने निर्णय में जी। लेकिन न्यायाधीशों के बैक ऑफ द माइंड ये भी बात हो सकती है, ऐसा मैंने कहा। नहीं, मैं वही बात पहली बात उन्होंने कहा कि 11 साल तक ये पेंडिंग क्यों रखा जी, प्रताड़ना। दूसरी बात कि सभी कैदियों का मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग होता है और 26 जनवरी 15 अगस्त को उनको छूट मिलती है जी। ऐसे असंख्य कैदी छूटते हैं, उसका बाकायदा वो भी रिपोर्ट हो गई। तीसरा उन्होंने जो जिक्र किया वो किया तमिलनाडु विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसका, और फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे 140 सेक्शन का सहारा लेते हुए उन्होंने जो विशेष अधिकार का सहारा लेते हुए उसको रिहा किया। उन्होंने कतई नहीं कहा राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने माफ किया। ये मैंने कहा कि जब एक लिखता है वो जज भी इंसान है, एट द बैक ऑफ द माइंड उनकी ये भी है कि जो, क्योंकि ये राहुल गांधी हत्याकांड के नाम से ये केस हुआ, 17 लोगों के नाम से केस नहीं जाना जाता है राहुल गांधी हत्याकांड के, तो उसमें 17 लोगों के नाम थे, मरे, बिल्कुल मरे हैं, इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं, बिल्कुल मरे हैं, 17 लोग मरे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन 17 लोग मरे हैं इसके मायना, और 17 लोगों में से एक परिवार ने बोला और 16 ने नहीं बोला। आप सुन लीजिए, 16 ने नहीं बोला, तो इसके मायने ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति को अधिकार मिलता है कि 11 साल तक उसको पेंडिंग रखे। नहीं, डबल सजा क्यों भुगतेगा वो जी? उसने दो बार सजा भुगती, वो उसने 37 साल की सजा नहीं भुगती, उसने 70 साल की सजा भुगती है जी। ये सवाल तो वो जो 70 साल का हिसाब उसका कौन देगा? इसी केस चलना चाहिए राष्ट्रपति पे जिन्होंने 11 साल तक फाइल रखी, और इन परिवार ने बोलना चाहिए आपने 11 साल तक फाइल रखी इसलिए न्यायाधीश को यह करना पड़ा, आप उसी समय फांसी की सजा देते तो हमें न्याय मिलता। उन 16 परिवारों ने जाना चाहिए कोर्ट में कि हमें उसके ऊपर छोड़ने के ऊपर आपत्ति नहीं है, आपने जिन कारण से उनको छोड़ा है उस कारण के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है वो हमको न्याय दे जी। इसीलिए मैंने कहा बलात्कार से आरोपी छूट जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अरेस्ट करना पड़ेगा। सीबीआई का प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? 0.01%। तो सीबीआई में जो प्रताड़ित लोग होते हैं, ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? 1%। लेकिन ईडी की रेड होने के बाद 20-20 साल तक बैंक अकाउंट सीज होते, आप काम नहीं कर सकते, परिवार रास्ते में आ जाते हैं जी। उस ईडी के अधिकारियों को छूटने के बाद सजा होनी चाहिए कि आपने किसी से पैसे मांगे उसने नहीं दिए तो आपने अटका दिया उसको, और कोर्ट में केस चल रहा है 20 साल जी। बैंक वाले लोन नहीं देते उनके न्याय में देरी होना ये भी सजा है जी। जस्टिस, और ये सजा किसको मिलनी चाहिए? क्या जजेस को मिलनी चाहिए? जजेस कहते हैं कि जजेस काम है, हम क्या करें, हम क्या करें, इस्तीफा दे दीजिए, आप भी मत जाइए, आप भी छोड़ दीजिए कोर्ट जाना। कोई पीले चावल लेके आया था आपके घर कि जज बनी है आप? या तो अपनी ड्यूटी पूरी करिए, कारण मत बताइए, या आप सिस्टम छोड़िए, सरकार को बर्खास्त करिए। मैंने उस दिन भी कहा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब बोले मुख्यमंत्रियों के अधिवेशन में जी कि हमारे निर्णय सरकार लागू करती नहीं, बहुत देर से लागू करती है, ये आप कह के आपकी कमजोरी बता देते हैं। आप सरकार को बर्खास्त भी कर सकते हैं, आप वो आपका निर्णय सरकार नहीं मानती, आप सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं करते? क्योंकि आप भी आपका दायित्व पूरा करके पल्ला झाड़ लेते हैं। कासिम हमने तो बोल दिया, मैंने कुछ बोल दिया चीफ जस्टिस के बारे में, तो मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 30 दिन में अंदर करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस का दिया हुआ निर्णय यदि मान्य नहीं करता सरकार, तो चीफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पे चलना चाहिए? क्यों नहीं होता? 2008 से जो 2018 में जो शमशेर सिंह जो केस था प्रकाश सिंह वाला जी, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में निर्णय लिए गए थे, जिन जिन राज्यों ने वो निर्णय लागू नहीं किया, वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को घसीटना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। कैसे लागू नहीं होंगे जी? अशोक वानखेड़े जी, मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। कासिम साहब, इस साफ साफ दिखता है कि जब राज्य सरकार भेजती है तो गवर्नर के पास कोशिश होनी चाहिए कि यस और नो में उसका जवाब राज्य सरकार को दे, या राष्ट्रपति को भेजे तो राष्ट्रपति को भी
15-20 वर्किंग डे में या एक महीने बहुत होते हैं कि बड़े से बड़े अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ पूरी टीम होती है, उससे लेकर के इसको फैसला करें। और दूसरा सवाल जो अशोक खेड़े जी उठा रहे हैं, और मुझे इसमें थोड़ा सा अशोक जी से सहमति है कि ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब कर रहे हैं। अक्सर मैंने भी देखा है कोई भी गड़बड़ी हो चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को तलब किया जाता है। गड़बड़ी जब मुख्यमंत्री के लेवल पे हो या गड़बड़ी राज्यपाल के लेवल पे हो, उनको क्यों नहीं तलब किया जाता? हमेशा बलि का बकरा वो क्यों बनता है जिसकी भूमिका उस मामले में नगण्य होती है? कोलेजियम एक सेकंड नहीं, एक मिनट, आपने असहमति बताई, मैं माफी चाहता हूं सर, मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं। इस देश का कानून ये बताता है मुख्यमंत्री आदेश पारित नहीं करते, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू एग्जीक्यूशन होता है। जी। क्या चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को कह सकते हैं कि ये काम मैं नहीं करूंगा? क्या ऐसे डीजीपी और डीजी नहीं हुए हैं इस देश में जिन्होंने मुख्यमंत्री का आदेश मानने से मना कर दिया? जी, हुए हैं। क्या ऐसे चीफ सेक्रेटरी नहीं हुए हैं इस देश में जिन्होंने फाइल वापस कर दी कि ये नहीं हो सकता, इलीगल है? क्यों आप अपने रिटायरमेंट के बाद पोस्टिंग की अभिलाषा में जो मुख्यमंत्री कहता है वो करते हैं? जब आप आउट ऑफ टर्न जाके चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, उसी दिन ये तय होता है कि आपको कुत्ता बन के बैठना है मुख्यमंत्री के घर का। क्यों नहीं कहते कि सर मैं जूनियर हूं, मेरे से सीनियर आदमी का क्लेम बनता है, उसे बनाइए चीफ सेक्रेटरी? क्या ऐसा कोई एक आध उदाहरण बताइए मुझे आप। जी, आपकी बात वाजिब है। चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री को, इस देश में कोई मंत्री प्रधानमंत्री इतना ताकतवर नहीं है जितना कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी होता है। आई एम सॉरी अभिषेक जी, संविधान ने इतने अधिकार दिए हैं उन्होंने। बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, आपकी बात से मेरी सहमति है, लेकिन हाँ, तो फिर ये इसीलिए बुक होने चाहिए। जब इनको डर लगेगा तब जाके ये मुख्यमंत्री को कहेंगे कि मैं नहीं करता, आप राइटिंग में दीजिए, यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, माय लॉर्ड मैंने ये बोला है आपका निर्णय लागू करने के लिए, मुख्यमंत्री ने मुझे बोला कि आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करने की जरूरत नहीं है, ये कैबिनेट का फैसला है, आप निर्णय लीजिएगा।